प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ने जा रहे हैं। छायावाद के जिन 4 स्तंभों की चर्चा होती है उसमें सुमित्रा नंदन पंत महत्वपूर्ण कवि हैं। छायावाद की जो आधारशिला है प्रकृति वर्णन, उस दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपका जन्म कौसानी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में हुआ था और वहाँ की जो हिमालय की तलहटी की पहाड़ियाँ और उसका सौंदर्य जो उन्होंने देखा था बचपन में, उसका उन्होंने कविता के माध्यम से जिस भाव से प्रकट किया वह अपने आप में अप्रतिम है। पल्लव उनका प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। बाद में छायावाद से वो निकलते हुए अंतश्चेतनावादी भी हो गए, अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हो गए और दार्शनिक कविताएं भी लिखने लगे। लेकिन प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन, अलंकार और मानवीकरण का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया, उस तरह से वो हिंदी में एक अकेले कवि हैं। छायावाद के ये कुशल चितेरे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति की कोमल कल्पना और उसके सौंदर्य को जिस कल्पना शक्ति से इन्होंने अपने कविता में प्रयोग किया है वह अप्रतिम है। यहाँ पर आप देखेंगे, आज आपके जो पाठ्यक्रम में कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। अब पर्वत प्रदेश में किस तरह से बारिश की ऋतु होती है उसका एक बिंबमय चित्रण इस कविता में है। वो कहते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। कैसे है कि वर्षा काल में पर्वत प्रदेश में जो पावस ऋतु होती है उसमें हर समय कोई न कोई एक दृश्य बदल जाता है, सुंदरता का दृश्य बदल जाता है, पल पल परिवर्तित हो जाता है। वर्षा काल का समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों तरफ पर्वतीय प्रदेश दिखाई दे रहा है। पावस ऋतु है और यह पर्वत प्रदेश है, बारिश की ऋतु है और पर्वत प्रदेश में आप चारों तरफ बादलों की घनघोर घटाएं छाई हुई है और उस समय प्रकृति अपना वेश, ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने वस्त्र बदल रही है, क्योंकि कभी बादल आते हैं, कभी छाया आती है, कभी धूप आती है। उस समय उसकी सुंदरता अकल्पनीय हो जाती है। पर्वतीय प्रदेश में कभी तो बादल घनघोर वर्षा करते, कभी उमड़ घुमड़ करके पर्वतों को ढकते हैं, तो कभी रिमझिम बरसने लगते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो प्रकृति हर क्षण अपने सौंदर्य को धारण कर रही थी। उसी में से एक दृश्य कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि मेखलाकार पर्वत अपार, मालाओं के आकार, मेखला के आकार पर क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध अनेक पर्वत एक के बाद एक लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेखलाएं बनी हुई हो, श्रृंखलाएं बनी हुई हो, और उसके ऊपर जो फूल खिल रहे हैं, उनके पर्वतों के ऊपर जो पौधों और पेड़ों पर जो फूल खिल रहे, हजारों फूल, ऐसा लगता है कि वह पर्वत प्रदेश की आंखें हैं। सहस्र दृग सुमन फाड़, हजारों आंखों से वह पर्वत देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। और किसको देख रहा है? जो उस पहाड़ के नीचे एक ताल बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है, जिसमें उस पर्वत की छवि दिखाई दे रही है, उसमें वह अपनी छवि देख रहा है। नीचे जल में निज वो देख रहा है कि मेरा कितना बड़ा आकार है और मैं इस सरोवर में अपना प्रतिबिंब देख रहा हूँ। कवि कहता है कि जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला, उस पर्वत के नीचे जो ताल बना हुआ है वो फैला हुआ है, ऐसा लगता है कि उसका एक दर्पण है, उस पर्वत का दर्पण है और उसमें वह अपनी छवि देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेखला की आकृति से जुड़े हुए अपार पर्वतों पर जो पुष्प हैं वो ऐसा लग रहे हैं कि जैसे पर्वतों के नेत्र हैं। वर्षा के कारण जो पर्वतों के बीच में स्वच्छ पानी का जो तालाब है, उसमें पर्वत की छवि का कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर है। तो आप देखें आगे क्या कहता है कि गिरी का गौरव गाकर जर्जर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं जाग भरे निर्जर। तो गिरिवर के ओर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल को चिंता पर।
गिरी का घोरव घा कर जर्जर। ये क्या करते हैं, झरने बह रहे हैं, उसका सुंदर वर्णन है। बारिश हो रही है और गिरी के ऊपर से जो पानी गिर रहा है तो जो झरने बहने लग गए हैं, तो वो जब बहते हैं तो ऐसा लगता है कि उस पर्वत के गुणगान कर रहे हैं, उसके मान का सम्मान का गुणगान कर रहे हैं। और जब वो बहते हैं तो मद में नस नस उत्तेजित हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो एक प्रेरणा देने वाले छनन छनन की ध्वनि के साथ जब गिरते हैं तो रोम रोम में प्रेम का नशा छा जाता है, मन को उत्तेजना मिलती है। और झरनों की तेज गति जो टकराहट भरी होती है तो उसके अंदर से झाग जो निकलते हैं वो कैसे लगते हैं कि मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं झाग भरे निर्जर। तो वो पहाड़ों से गिरते हैं तो धाराएं झाग से उभर पड़ती है, तो झाग भरा सुंदर सफ़ेद शुभ्र ऐसा झाग जो उस निर्जरों की शोभा बढ़ा देता है, पर्वतों की शोभा बढ़ा देता है। तो बारिश के साथ साथ झरनों का बहना और उसके साथ कवि की कल्पना कि वह पर्वतों के यश का गुणगान कर रहा है, कितना सुंदर है। फिर आगे वो कहती है कि गिरिवर के ओर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हे झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अरे उन बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, ताड़ के हैं, साइनस है, पाइनस है, तो साइकस पाइनस ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर वृक्ष हैं। तो गिरिवर के जो हृदय से वो उठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि इनकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची है। जितने ऊंचे वो पेड़ हैं उतनी ही ऊंची आकांक्षाएं उनकी दिखती है। और आसमान में वो झांक रहे हैं, सुनसान आसमान में जा रहे हैं, बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं वह चिंताओं में है। ये एक सजीव दृश्य है जहाँ पर आसमान में झांकने के बहाने वह देखने का संकेत कर रहा है कि जैसे जैसे वर्षा ऋतु में दूसरी चीज़ें भी होती है, कभी बादल फटते हैं, कभी बिजलियां गिरती है, तो वो वृक्ष उसी दृश्य को देख रहे हैं कि कहीं वह घटना ना हो जाए। और अचानक होता भी है क्या कि उड़ गया अचानक लोभूधर, अफड़का पार वारिद के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस तरह मेरे चितेरे हृदय को बाह्य प्रकृति बने चमत्कृत चित्र थी, सरल शैशव की सुखद सुधी सी वही बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। यानी उसी समय क्या होता है कि अचानक बादल फटने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत अपना आप उड़ गया हो, बादलों के पर फड़कने लग गए और इतना तेज बादल टूट पड़ा कि केवल और केवल निर्जरों की आवाज़ें आने लग गई। और ऐसा लगा कि जैसे आसमान धरती पर टूट पड़ा। कहने वाला एक साथ बादल फटा तो चारों तरफ झरने ही बहने लगे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो आकाश के पंख लग गए। ऐसा लगा बादल रूपी पंख लगाकर उड़ जाने के पीछे केवल झरनों की आवाज़ लग रही थी। तो बादलों से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं आकाश धरती पर उतर आया हो अपने बाहों में भरने के लिए, ऐसा दृश्य देखने लगा। तो जब वो बादल गिरा, बादल फटने के कारण क्या हुआ, इस दृश्य को देखने के बाद जो शाल के वृक्ष हैं वो धरा में धस गए धरा में सभय शाल। वो भयभीत होकर के जैसे कोई अंदर उतर जाता है वैसा वो डर गए। और बिजलियां गिरने से उठ रहा धुआं जल गया ताल, चारों तरफ धुआं उठ रहा है और ताल में इतने तेज गति से झरने बह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि धुआं के समान चारों तरफ झरझर और उसका झागों की ध्वनि तो जैसे धुआं उठ रहा हो। तो कवि कहता है कि यूँ जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता। इसी तरह से बादलों के यान में बैठकर इंद्र यहाँ पर ऐसा लगता है कि अपना इंद्रजाल खेलता है, अपने माया का रूप देता है। ये तो कवि कहता है कि इसी तरह मेरी प्रीतमा पर्वत प्रदेश को बचपन में बादलों को घर कहा करती थी। अपनी स्मृतियों को याद करते हुए कवि कहता है कि वह सरला, वह भी इस बादलों को घर कहती थी और वह भी इस बादलों की चमत्कृति से परिचित थी, उसके सुलभ हृदय को चमत्कृत करती थी, चौंकाती रहती थी। और मेरा चित्त भी प्राकृतिक सौंदर्य के विविध चित्र उतारने पर विवश हो जाता था। मेरी शैशव की जो सुखद स्मृतियां हैं वह बालिका रूपी प्रकृति मेरी सबसे प्रिय मनोरम मित्र थी। इस पूरे कविता में देखें आप, प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हो रहा है, जहाँ पर प्रकृति के साथ साथ कवि क्या कर रहा है, उसको वर्णन कर रहा है पावस ऋतु के साथ।
फिर धीरे धीरे कवि ने वहाँ पर उद्दीपन रूप भी व्यक्त किया है, जैसे गिरी का गौरव गाकर जर्जर मद में नदी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रकृति से वह उद्दीप्त हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। आगे गिरी कवर के यहाँ पर मानवीकरण हो गया। उच्चाकांक्षाएं मनुष्य की होती है, तो जैसे मनुष्य जो जो ऊपर बढ़ता है तो उसकी आकांक्षाएं और ज़्यादा तीव्र होने लगती है, तो यहाँ पर उसका वर्णन आ रहा है। तो प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है। अलंकार यहाँ पर सब तरफ है, ऐसा लगता है कि प्रकृति का अलंकारिक रूप, यानी तो पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, कवि ने प्रकृति के जो सभी रूप हैं, अब चाहे वो आलम्बन हो, उद्दीपन हो, अलंकार हो, मानवीकरण हो, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। छायावादी कविता है तो तय है कि खड़ी बोली का सुंदर रूप और कोमल रूप यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो इस कविता की आप व्याख्या करें और पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को क्यों कहा जाता है, इसकी विवेचना भी करें। आज बस इतना ही।